मुझको किस्मत जमी पे ले आई, रहने वाला तो आसमां का हूँ। आज जुगनू सा बन गया हूँ आरिफ, ना मैं सूरज के खानदान का हूँ। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा विधानसभा के सर्वे के दौरान हम हरियाणा के सभी हलकों में जिलों में जा रहे हैं और इसी संदर्भ में आज हम पहुंचे हैं सिरसा जिले में, जहां हमारी मुलाकात हुई इनेलो के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह चौटाला से। उनसे हमने जाना कि आने वाले समय में इनेलो किस रणनीति के तहत हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और क्या क्या मुद्दों को लेकर वो बातचीत को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। आइए सुनाते हैं आपको अर्जुन सिंह चौटाला के विचार। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हरियाणा विधानसभा की सर्वे करते हुए सिरसा शहर में, जहां पर हम बात करेंगे चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी से कि इस बार इनेलो की क्या रणनीतियां हैं और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, जैसे कि आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो छात्र संघ चुनाव के लिए काफी संगठनों ने संघर्ष किया है समय समय पर, लेकिन आज तक वो बहाल नहीं हुए। 2018 में एक बार अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। तो अगर इनेलो सत्ता में आती है तो छात्र राजनीति के लिए या छात्र संघ चुनाव के लिए क्या प्रावधान रहेगा? देखिए जी, इसके अंदर हमारी आईएसओ की आईएनएलडी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी खुला स्टैंड रहा है कि भी हम छात्र संघ के चुनाव करवाने के हक में हैं। और हमने निरंतर, चाहे वो गवर्नर हो उसको कहने की बात हो या कॉलेजेस में स्कूल्स में प्रदर्शन करने की बात हो, हमने निरंतर किया है। आज भी हमारे छात्र संघ के जो साथी हैं चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, डीयू में, ये सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा एक मानना है कि भाई आज हमारे प्रदेश का या देश का छात्र अगर आज इस चुनावी प्रक्रिया से जुड़ता है तभी वो इतनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रख पाएगा कि आगे जा करके अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए वो आगे इस लड़ाई को लड़ सके। तो हम इसके पूरे हक में। जैसे 2019 विधानसभा में बीजेपी को 40 सीटें मिली, कांग्रेस को 31 सीटें मिली, बहुमत से दोनों ही बड़ी पार्टियां दूर थी। अगर इस बार भी ऐसे ही त्रिशंकु विधानसभा के परिणाम आते हैं तो इनेलो बीजेपी की तरफ अपना रुख करेगी या कांग्रेस की तरफ? हम किसी की तरफ ही नहीं करेंगे, जिसको करना है हमारी तरफ कर लेगा रुख। पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, उसमें 3 कानून पास किए केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन किसानों ने उसका विरोध किया। अभय सिंह चौटाला जी ने उनके समर्थन में इस्तीफा भी दिया था अपने पद से। अगर इनेलो सत्ता में आती है तो ऐसा क्या प्रावधान किया जाएगा कि जिससे किसानों को ऊपर उन कानूनों का प्रभाव ना पड़े? देखिए, पहली बात तो क्योंकि वो कानून रद्द हो चुके हैं तो उनका प्रभाव पड़ना नहीं। और उसके अलावा भी हमारा हमेशा से एक मानना रहा है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में भी इस तरह के प्रावधान दिए गए थे। भाई आज के दिन हमारे प्रदेश के किसान को 2 चीजों की सबसे बड़ी जरूरत है। एक गारंटी जो एमएसपी के रूप में आती है, वो प्रदेश की सरकार के पास ताकत है, वो दे सकती है, हम देने का काम करेंगे। उसके अलावा आज हमारे प्रदेश के किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है अगर किसी चीज की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसमें सारी चीजों की बात करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि बीज टाइम से मिले और सही क्वालिटी का मिले, ठीक है। यूरिया टाइम से मिले, सही क्वालिटी की मिले। खाद टाइम से मिले, सही क्वालिटी की मिले। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग प्लांट, अब आपने हरियाणा में सर्वे करे हैं जी, कितने देखे आपने सरकारी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पूरे हरियाणा में? बहुत कम, नहीं, लगभग 0 ही है जी। तो फिर फायदे तो किसान का नहीं हो रहा ना। तो आपका क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव लेवल पर जगह जगह में हर इलाके की अपनी खासियत है। किसी इलाके का बासमती मशहूर है, किसी इलाके का गन्ना मशहूर है, किसी इलाके का हमारे यहाँ सिरसा में जैसे किन्नू बड़ा मशहूर। तो जगह जगह फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इनको जोड़ा जाए। ये काम मुश्किल नहीं है, ये काम करने के लिए नीयत चाहिए होती है। हम किसानों से जुड़ी हुई पार्टी हैं। जब हम किसानों की बात करते हैं तो हम ये नहीं बात करते किसानों को एक पुराने सिस्टम में रखने की। जब हम किसानों की बात करते हैं तो हम नए एग्रीकल्चर की बात करते हैं, नई तरीके से किसानों को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए और ज्यादा उनको सेल्फ सफिशिएंट कैसे किया जाए, इन चीजों पर बात करते हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने एक हरियाणा के राजनीति में थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान किया था, उसमें इनेलो और बसपा का गठबंधन तो गया, तो क्या और कोई पार्टियां भी इसमें शामिल होंगी या फिर इनेलो और बसपा गठबंधन ही इलेक्शन लड़ेगा? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम थर्ड फ्रंट नहीं जी, हम विकल्प बनाने जा रहे हैं। आपने अभी क्या जिक्र करा मेरे आगे कि भाई 40 बीजेपी गई, 32 कांग्रेस की। हाँ। यानी प्रदेश में कोई भी इनको बहुमत में देखना नहीं चाहता, ठीक है। उस समय की परिस्थितियां अलग थी। हाँ। इस समय की परिस्थितियां अलग है। चौधरी अभय सिंह जी थर्ड फ्रंट नहीं बनाएंगे। एक लौता विकल्प अगर कोई है इन दोनों के खिलाफ तो वो चौधरी अभय सिंह जी।
तो युवाओं की जो भागीदारी होती है राजनीति में वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, लेकिन अगर छात्र राजनीति का फिर से उजागर होगा तो इनेलो की इसमें क्या भूमिका रहेगी, और इस बार इनेलो कितने युवाओं को टिकट देने जा रहे हैं? देखिए जी, हमारी इस बार नहीं, हमारे हर चुनाव में हमेशा कोशिश रही है और हमने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देने का काम करे। पिछले चुनाव के भी अगर आप आंकड़े उठाओगे तो हमारे औसत कैंडिडेट की जो उम्र थी वो 42 साल थी। सबसे ज्यादा युवाओं को हमने टिकट देने का काम करा है। उसके अलावा भी आज हरियाणा का जो सबसे बड़ा युवा संगठन है वो इंडियन नेशनल लोकदल का है। हमने सबसे ज्यादा अपने साथ युवा जोड़े। आज हमारे संगठन में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग जो है वो युवा है। उसी प्रकार से चाहे वो छात्र संगठन के थ्रू हो, चाहे वो स्टूडेंट इलेक्शन के थ्रू हो, इन तरीकों से युवा को राजनीतिक ओर से जागरूक किया जा सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा तरीका मैं आपको बता दूं, युवाओं के काम होने चाहिए। आज युवा राजनीति से इसलिए नहीं कतरा रहा कि उनका राजनीति से मन हट गया, वो इसलिए कतरा रहा है क्योंकि आज उनके काम नहीं हुए। हरियाणा में आपको पता है बेरोजगारी कितनी है? 38% है। 38% बेरोजगारी का मतलब है हमारा सारा युवा बेरोजगार है। क्योंकि 38% के अंदर भाई उन औसत उम्र वाले भी आते हैं 40 से, भाई जब हम 38% की बात करते हैं इसके अंदर 25 से लेकर 60 तक की भी एज काउंट होती है। तो बड़े तो लगे हुए हैं नौकरी में, उनके समय में नौकरियां होती थी। आज हमारा युवा खाली बैठा है। आप युवा को रोजगार दो, आप युवा को सक्षम बनाओ, उनके पैरों पे खड़े हो, दोबारा इस प्रदेश के अंदर वो राजनीतिक रूप से जागरूक भी होंगे और इस प्रदेश को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। इनेलो और बसपा अगर सत्ता में आते हैं तो आने वाले 5 साल के लिए युवाओं के रोजगार के लिए क्या रोड मैप है? देखिए, तो इसका बड़ा एक सिंपल तरीका है। हर साल सरकारी नौकरियां जो होती हैं, भी जितनी भी है तमाम, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, कोई भी सरकारी नौकरी हो, हर साल रिटायर होते हैं लोग जी। 60 के कोई ना कोई तो होता होगा। हाँ बिल्कुल। एक परसेंटेज है जो आपके हर साल हो रही है रिटायर। बिल्कुल। जितने रिटायर हो रहे हो क्या उनके बराबर की भर्तियां की जा रही है? पहले तो ये सवाल नहीं की जा रही। हमारा एक रोड मैप ये है कि भाई प्रत्येक साल हम इनके एग्जामिनेशंस की और भर्ती की डेट फिक्स करेंगे। फिक्स का मतलब एग्जामिनेशन होना है तो होना है और भर्ती होनी है तो होनी है। जनवरी से लेके जून तक जितने रिटायर हो उनकी भर्ती, उनके बदले की भर्ती हम जून में करेंगे। जून से लेके दिसंबर तक जितने रिटायर हुए उनके बदले की भर्ती हम अगली जनवरी में करेंगे। इस प्रकार से कभी भी सरकारी महकमे को खाली नहीं रहने देना, हमेशा इसको भरना है। और दूसरा इसका एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आज हमारे स्टेट के अंदर हर तरफ से कमी है। आज पुलिस की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का खराब है। आज हमारे टीचरों की कमी है, जगह जगह पे स्कूल बंद हो रहे हैं। आज हमारे डॉक्टरों की कमी है। आप कहीं पर भी चले जाए, चाहे अस्पतालों में जाए, किसी भी कहीं सरकारी में जाए, आपको पूर्ण रूप से डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आज हर जिले के अंदर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। अगर कोई न्यूरो की दिक्कत आ जाए, आप सिविल हॉस्पिटल जाओगे, प्राइवेट जाओगे? प्राइवेट ही जाओगे। न्यूरो का सर्जन बड़ा होता है, तो क्यों न्यूरो के सर्जन सिविल हॉस्पिटल में नहीं बिठाए जा रहे? क्यों उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा? तो तरीके बहुत है। आपको लाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब आपने चैनल खोले जी, चैनल खोलने से पहले यूं तो नहीं है कि किसी ने आके हाथ में सीधा माइक पकड़ा दिया, 4 रुपए लगाए होंगे, खर्चा करे होगा, तब चैनल चला। तो ये सरकार जो है, सरकार को पहले खर्चा करना पड़ता है, फिर इन्वेस्टमेंट आती है। ये बीजेपी की ऐसी सरकार है, इसने खर्चे करने बंद कर दिए तो प्रदेश की आमदनी भी घाटे में चलेगी, रोजगार भी घाटे में चलेगा। हम दोबारा सरकारी खर्चा करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? ये तिजोरी में रखे रुपये, काम तो कौन देवे? बिल्कुल, पैसा लगाया हुआ ही काम देता है। हमारी और हमेशा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी हमेशा सोच रही है कि सरकार का पैसा जनता के लिए बना है, जनता के अंदर इन्वेस्ट करो, जनता के लिए इन्वेस्ट करो, वो आपको चौगुनी करके देगी। तो जैसे काफी वोटर्स हैं, मतलब चौटाला साहब का काफी नाम हरियाणा में, तो वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई संगठित न होने की वजह से या फिर उनके क्षेत्र में बहुमत न होने की वजह से वो कतरा, वो आपसे जुड़ने के लिए कैसे क्या प्रोसेस कर सकते हैं? देखिए, हमने हमेशा प्रदेश के अंदर जितने हमारे युवा साथी हैं, हमने हमेशा उनसे एक बात कही कि भी आप जाओ, आप लोगों से मिलो, और जितने भी मेरे को युवा साथी मिलते हैं मैं उनको एक चीज बोलता हूँ कि आप कतराइए मत। राजनीति एक ऐसी चीज है, राजनीतिक सोच रखने वालों लोगों को आगे खुद बढ़ना चाहिए। मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि हमारा संगठन हर जिले के अंदर है, हर हल्के में, हर गांव में है। आप संपर्क कीजिए हमारे साथियों के साथ और इस संगठन में जुड़ने का काम कीजिए। मैंने पिछले साल 4 महीने लगातार मैं पैदल चलाऊं, ठीक है, मैं 16 जिलों में गया हूँ, ठीक है, और कम से कम आप मान के चलो
600 से 700 गांव में मैं पैदल गया हूँ। तो हम खुद जा रहे हैं युवाओं के पास और हम उनको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद, हमसे बातचीत करने का शुक्रिया।